नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगे जोरदार झटके की, किसानों के तेज होते आंदोलन की, बात करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बढ़ते जन समर्थन की, सोनिया गांधी की रायबरेली के लोगों को लिखी चिट्ठी की, जानेंगे मोदी सरकार के खिलाफ अब किसने उठाई आवाज, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को ईडी का समन, विदेशी मुद्रा में लेन देन से जुड़ा है मामला। 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। चुनाव आयोग के फैसले के बाद महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर से भी शरद पवार को लगा तगड़ा झटका। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने भी अजीत पवार गुट को ही माना असली एनसीपी। रोहित और रविंद्र जडेजा के शतक से राजकोट टेस्ट में भारत की मजबूत शुरुआत। तीसरे टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने बनाए 5 विकेट पर 326 रन। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 227 अंकों की तेजी के साथ 72,050 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 70 अंकों की तेजी के साथ 21,910 अंकों पर हुआ बंद। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। 2017 में मोदी सरकार चुनावी बॉन्ड योजना लेकर आई थी और जिस दिन मोदी सरकार ने इस योजना का ऐलान किया था, विपक्ष ने तभी इस पर सवाल खड़े कर दिए थे। बाद में जो सवाल विपक्ष ने किए थे वो सच साबित होते हुए भी दिखाई दिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। तो क्या है कोर्ट का फैसला, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर मोदी सरकार को बड़ा झटका लग गया है और ये झटका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता पर अपना फैसला सुनाते हुए इस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को आर्थिक मदद से उसके बदले में कुछ और प्रबंध करने की व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि काले धन पर काबू पाने का एकमात्र तरीका इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं हो सकता, इसके और भी कई ऑप्शन हैं। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राजनीतिक पार्टियों को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि SBI चुनाव आयोग को जानकारी मुहैया कराएगा और चुनाव आयोग इस जानकारी को 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। आपको बता दें, इस बेंच में जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। CJI ने कहा कि ये फैसला एकमत का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को ये जानने का अधिकार है कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। CJI ने कहा कि हमारी राय है कि कम से कम इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण और चुनावी ट्रस्ट के अन्य माध्यमों से योगदान अन्य प्रतिबंधात्मक साधन है। इस प्रकार काले धन पर अंकुश लगाना चुनावी बॉन्ड का आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का चुनावी बॉन्ड को रद्द करने का फैसला मोदी सरकार को बड़ा झटका माना जा रहा है। मोदी सरकार ने स्कीम को पारदर्शी बताया था, जबकि विपक्ष इसको शुरुआत से ही भ्रष्टाचार का नया जरिया और घोटाला कहती रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड से ब्लैक मनी व्हाइट की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की तारीफ करते हुए जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज अहम फैसला आया है। चुनावी बॉन्ड लोगों के सूचना के अधिकार के खिलाफ था। बॉन्ड के बारे में जानना जनता का मौलिक अधिकार है। हर डिटेल्स वेबसाइट पर डालनी होगी। अब चीज सार्वजनिक करनी होगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगा दी है। इसे मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो मोदी सरकार को दूसरा बड़ा झटका किसानों के आंदोलन से मिल रहा है। बीजेपी सरकार की किसानों पर सख्ती सवालों में है, तो दूसरी तरफ किसानों का समर्थन देश भर में बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच किसानों ने भारत बंद का ऐलान भी कर दिया है। तो किसानों के आंदोलन में आज क्या रहा खास, देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। किसानों ने भी ठान लिया है कि वो हर हाल में दिल्ली आएंगे और अपनी मांगों को पूरा करवाएंगे। दूसरी तरफ हरियाणा की पुलिस ने पूरे शंभू बॉर्डर को जंग के मैदान में तब्दील कर दिया है। पूरे एरिया में इंटरनेट बंद है। इस बीच किसानों ने 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने अन्य किसान संगठनों और किसानों से इस भारत बंद में शामिल होने का अनुरोध किया है। संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य ट्रेड यूनियनों की तरफ से बुलाया गया भारत बंद 16 फरवरी को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा।
भारत बंद का आह्वान तब किया गया जब पंजाब से मार्च कर रहे सैकड़ों किसानों को दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूर अंबाला के पास हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर रोक दिया गया। हरियाणा पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए उन पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया। किसानों के दिल्ली कूच का आज तीसरा दिन है। मंगलवार को शंभू बॉर्डर पर हुए बवाल के बाद बुधवार को भी तनाव की स्थिति बनी रही। फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी समेत बाकी मांगे पूरी कराने के लिए किसान हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। यहाँ हरियाणा पुलिस ने 7 लेयर की बैरिकेडिंग कर रखी है। लगातार आंसू गैस के गोले छोड़कर 3 दिन से किसानों को रोका गया है। अब आपको बता दें कि किसानों ने आज पंजाब के 6 जिलों में 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन किया। वहीं 3 घंटे तक पंजाब के कई इलाकों में टोल नाके फ्री कर दिए गए। वहीं भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी ने ऐलान किया कि किसानों के समर्थन में कल यानी 16 फरवरी को हरियाणा में 3 घंटे के लिए सभी टोल फ्री रहेंगे। इसी के साथ किसान ने अब मोदी सरकार को साफ चेतावनी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट हो या फिर देश का अन्नदाता, मोदी सरकार की योजनाओं पर सवाल उठा रहा है। तो देश का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी मोदी सरकार की घेराबंदी करने में जुट गया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक बार फिर बिहार पहुंची है, जहां राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर तीखे हमले किए हैं। निशाने पर नीतीश कुमार भी रहे हैं। तो क्या कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक बार फिर से बिहार में है। बिहार के औरंगाबाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विशाल जनसभा की। इस जनसभा में उन्होंने बिहार की एनडीए सरकार से लेकर मोदी राज में जनता के साथ हो रहे अन्याय तक पर बात की। मोदी राज में किसानों की दुर्दशा पर बात करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि हजारों किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और मोदी सरकार उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के छर्रे से उन पर हमला करवा रही है। बीजेपी पूरे देश में नफरत फैला रही है। इनकी नफरती विचारधारा ने मणिपुर को अशांत कर दिया। हमने इसी नफरत के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा की और नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। तो वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी हमेशा बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन उन्होंने बिहार को पीछे धकेल दिया। सिर्फ 17 महीने में हमारी महागठबंधन सरकार ने 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया। वहीं नीतीश की पलटी मार पर करारा तंज कसते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा था कि जान दे दूंगा लेकिन कभी उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन सत्ता के लोभ और लालच में उन्होंने फिर से पलटी मारी है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार की जनता से सत्ता में आने पर जातीय जनगणना कराने का और आरक्षण पर 50% की लिमिट हटाने का वादा किया। अब आपको बता दें कि कल यानी 16 फरवरी को न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश में मोहब्बत का पैगाम दे रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के लोगों को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने यहाँ के लोगों से मिले प्रेम का जिक्र किया है। और क्या लिखा है सोनिया गांधी ने अपने पत्र में, देखिए इस रिपोर्ट में। सोनिया गांधी इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। संसद में अब वो राज्यसभा के रास्ते पहुंचेंगी। कांग्रेस संसदीय दल की नेता ने राजस्थान से राज्यसभा सीट के लिए नामांकन भी कर दिया है। इस बीच सोनिया गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के लोगों के नाम एक इमोशनल चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने रायबरेली के लोगों से हर वो बात कही है जो वो कहना चाहती हैं। सोनिया गांधी ने इस चिट्ठी में लिखा, मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है, वो रायबरेली आकर आप लोगों से मिलकर पूरा होता है। यह नेह नाता बहुत पुराना है और अपनी ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह मिला है। रायबरेली के साथ हमारे परिवार के रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी है। आजादी के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में आपने मेरे ससुर फिरोज गांधी को यहां से जिताकर दिल्ली भेजा। उनके बाद मेरी सास इंदिरा गांधी को आपने अपना बना लिया। तब से अब तक ये सिलसिला जिंदगी के उतार चढ़ाव और मुश्किल भरी राह पर प्यार और जोश के साथ आगे बढ़ता गया और इस पर हमारी आस्था मजबूत होती चली गई। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने चिट्ठी में आगे लिखा, आस्था के इस रोशन रास्ते पर आपने मुझे चलने की जगह दी। सास और जीवन साथी को हमेशा के लिए खोकर मैं आपके पास आई और आपने अपना आंचल मेरे लिए फैला दिया। पिछले 2 चुनावों में विषम परिस्थितियों में भी आप एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे। मैं ये नहीं भूल सकती। ये कहते हुए मुझे गर्व है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ और मैंने इस भरोसे को निभाने की हरदम कोशिश की है। सोनिया गांधी ने अपने स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र का जिक्र करते हुए लिखा, अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन ये तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। मुझे पता है कि आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं।
बड़ों को प्रणाम, छोटे को स्नेह, जल्द मिलने का वादा। सोनिया गांधी 20 साल रायबरेली से सांसद रही। रायबरेली को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस के लिए रायबरेली सीट जीतना इस बार भी मुश्किल नहीं होगा, लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ देश भर में जरूर मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अब पहलवानों ने एक बार फिर मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। मोदी राज में प्रदर्शन को मजबूर है जनता। एक तरफ तो किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल ही रखा है, जिससे पूरी राजधानी और पंजाब हरियाणा की सीमाएं बुरी तरह प्रभावित है, तो दूसरी तरफ पहलवानों ने भी एक बार फिर आंदोलन की वार्निंग जारी कर दी है। महिला पहलवान और ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए मोदी सरकार को प्रदर्शन के लिए चिताया है। वीडियो में उन्होंने कहा कि अगर बृजभूषण के सहयोगियों को कुश्ती महासंघ चलाने की इजाजत दी जाती है तो वह एक बार फिर सड़कों पर उतरने वाली है। साक्षी मलिक ने कहा, हमें कल पता चला कि संजय सिंह ने WWW से कुछ सेटिंग की है और सस्पेंशन हटवा लिया है। मैंने कुश्ती से संन्यास भले ले लिया है, लेकिन मैं बृजभूषण और उनके लोगों को फेडरेशन चलाने और महिला पहलवानों को परेशान करने नहीं दूंगी। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि वे बृजभूषण से जुड़े लोगों को कुश्ती महासंघ से हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को शीर्ष पर बैठाएं जिसकी छवि साफ हो और वह सक्षम हो। आपको बता दें, इससे पहले लंबे वक्त तक चली भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के आंदोलन के बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था और बाद में कुश्ती संघ के चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह अध्यक्ष चुन लिए गए थे। आंदोलन के बाद वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने भारतीय कुश्ती संघ पर बैन लगा दिया था, लेकिन हाल ही में ये बैन हटा दिया गया है और इसी को लेकर महिला पहलवानों का गुस्सा अब सामने आने लगा है। महिला पहलवान साक्षी मलिक ने सरकार से कहा है कि वे जल्द से जल्द बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के सभी सहयोगियों को बर्खास्त करें, वरना एक बार फिर प्रदर्शन किया जाएगा। अब महिला पहलवानों ने यह साफ कर दिया है कि भारतीय कुश्ती संघ में बृजभूषण के करीबियों की सफाई जरूरी है। सरकार को ऐसे लोगों को बर्खास्त करना ही होगा। अब फैसला मोदी सरकार को लेना है, तो एक फैसला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी सुनाना है। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा करने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। अदालत ने आज फैसला नहीं सुनाया और कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया है। बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता CS वैद्यनाथ ने बहस की। वैद्यनाथ ने तकरीबन 40 मिनट तक दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी के दाहिने हिस्से में तहखाना स्थित है, जहां पर हिंदू वर्ष 1993 तक पूजा कर रहे थे। ऑर्डर 40 रूल 1 CPC के तहत वाराणसी कोर्ट ने DM को रिसीवर नियुक्त किया था। यह फैसला किसी तरह से मुस्लिमों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि मुसलमान कभी तहखाने में नमाज नहीं पढ़ते थे। इसके बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी ने बहस शुरू की। नकवी ने कहा कि 151, 152 CPC को हिंदू पक्ष ने सही ढंग से नहीं पेश किया। उन्होंने दलीलें दी थी कि DM को रिसीवर नियुक्त करना सच में हितों में विरोधाभास पैदा करना है। नकवी ने दलीलें दी कि जिला जज के आदेश में बड़ी खामी है, उन्हें अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए था। व्यास परिवार ने अपने पूजा के अधिकार को काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया था, तो उन्हें अर्जी दाखिल करने का कोई हक नहीं था। नकवी ने कहा कि DM पहले से ही काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के पदेन सदस्य हैं, तो उन्हें ही रिसीवर कैसे नियुक्त किया जा सकता है। हिंदू पक्ष को ये मानना चाहिए था कि DM ट्रस्टी बोर्ड का एक हिस्सा है। जिला जज कुछ चीजों को सुविधाजनक बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा आदेश पारित किया। नकवी ने कहा कि किसी भी तहखाना का कोई उल्लेख दस्तावेजों में नहीं है। प्रासंगिक दस्तावेजों में किसी स्थान पर स्थिति संपत्ति का सामान्य विवरण दिया गया है। नकवी ने पंडित चंद्रनाथ व्यास के वसीयत दस्तावेज का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि इस दस्तावेज में संपत्ति का कुछ विवरण दिया गया है, लेकिन सब कुछ नहीं है। देखना हाईकोर्ट किसके पक्ष में फैसला सुनाता है। कोर्ट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, तो नजरें इस समय बिहार की सरकार पर भी टिकी हुई हैं। नीतीश कुमार ने विश्वास मत तो जीत लिया, लेकिन अपने सहयोगी दलों का विश्वास जीतने में वो कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर नीतीश की परेशानी को बढ़ा दिया है। विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में एनडीए के साथ खेला हो गया था।
अगर जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार की मदद नहीं की होती तो अवध बिहारी चौधरी को हटाने के लिए जरूरी 122 वोट पूरे नहीं हो पाते और अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता, जिसके बाद नीतीश कुमार की सरकार के लिए फ्लोर टेस्ट पास करना बेहद मुश्किल हो जाता। और अब जीतन राम मांझी अपनी मदद की कीमत मांग रहे हैं। मांझी ने नीतीश कुमार से एक बार फिर हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के लिए एक और मंत्री पद मांगा है। अभी नीतीश सरकार में जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन मंत्री हैं। मांझी ने कहा है कि हमारी ये मांग है कि हमें 2 मंत्री पद मिलना चाहिए। साफ है कि मांझी ने एक बार फिर जेडीयू बीजेपी सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। मांझी ने तो ये पहले ही कह दिया है कि उन्हें महागठबंधन से सीएम पद का ऑफर है। बिहार विधानसभा में हम के 4 विधायक हैं और इस समय विधानसभा का जो गणित है उसमें ये 4 विधायक ही सत्ता का संतुलन एक तरफ से दूसरी तरफ झुका सकते हैं। ऐसे में मांझी की जरूरत एनडीए और महागठबंधन दोनों को है। और मांझी के तेवरों से ये साफ हो गया है कि बीजेपी और जेडीयू ने फ्लोर टेस्ट से पहले उनसे जो वादे किए थे पहले उन्हें पूरा किया जाए, उसके बाद ही वो अपने पत्ते खोलेंगे। वैसे मांझी ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए यहाँ तक कह दिया कि नीतीश एक मंत्री पद और दे देंगे तो अच्छा ही होगा और नहीं देंगे तो वो भी उनका अच्छा ही होगा। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। सारे भगवानों को सेट करने में लगी हुई बीजेपी से शायद लक्ष्मी जी नाराज हो गई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया कि पॉलिटिकल पार्टियों को जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिलते हैं उन पर रोक लगा दी जाएगी और ये बॉन्ड्स सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी को मिले हैं तो वो बीजेपी को मिले हैं। कुल जितने भी बॉन्ड्स आए हैं उनमें 70% बीजेपी को मिले हैं। अगर यही ऑर्डर काफ़ी पहले आ जाता तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की बिरयानी पार्टियां सिर्फ चाय पर चर्चा में ही निबट जाती। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।